नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के उद्योगों के बारे में। तो अगर राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, राजस्थान में उद्योगों की अगर हम बात, राजस्थान जो है उद्योग में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा विकास कर रहा है उद्योग के अंदर। तो हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम उद्योग की बात करें तो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें 3 सेक्टर होते हैं। इसके अंदर 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेक्टर, एक होता है द्वितीयक सेक्टर और एक होता है अर्थव्यवस्था का तृतीयक सेक्टर। तो जो उद्योग वाला क्षेत्र है ये आता है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक सेक्टर के अंदर। किसमें आता है उद्योग आता है अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र है उसके अंतर्गत उद्योग वाला जो क्षेत्र है ये शामिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, पहले अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान उद्योग विभाग हुआ करता था, जो कि पिछले साल यानी कि 19 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अब इसका नाम क्या कर दिया, पहले केवल उद्योग विभाग होता था, राजस्थान उद्योग विभाग। 19 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग है ये कर दिया गया। अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड जो भी करंट के क्वेश्चंस बन रहे हो, करंट में उससे संबंधित जो भी न्यूज़ हो तो उसको भी ध्यान में रखा करो। ठीक है स्टूडेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है, यानी कि राजस्थान की जो GSVA है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, राज्य सकल मूल्य संवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है। अगर औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की बात करें तो अगर हम प्रचलित मूल्य पे देखें कि प्रचलित मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्य का क्या मतलब हुआ कि 21-22 के अंदर पिछले साल की तुलना में यानी 20-21 की तुलना में 21-22 में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 24.67% की वृद्धि। तो ये वाला जो डेटा है काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सीधा सीधा ये डेटा दिया हुआ होता है और वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 21-22 में पिछले साल की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, यानी राजस्थान के अंदर औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 24.67% की वृद्धि हुई है। अगर हम स्थिर कीमतों पे बात करें, यानी कि 2011-12 बेस ईयर के आधार पे अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो स्थिर कीमत पे बेस ईयर लिया जाता है 2011-12 को। तो अगर स्थिर कीमत पे या स्थिर मूल्य पर वृद्धि की बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 15.37% की वृद्धि। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है, स्थिर कीमत पे जो वृद्धि है ये आपको कम मिलेगी और प्रचलित कीमत पे जो वृद्धि है ये आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अगर प्रचलित कीमत पे बात की जाए, यानी कि 21-22 में पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो ये वृद्धि हुई है 24.67% की। और स्थिर कीमत पे अगर बात करें, यानी कि 11-12 की तुलना में अगर हम बात करें, स्थिर कीमत के अंदर बेस ईयर लिया जाता है 2011-12 को, तो अगर उसकी तुलना में बात करें तो ये वृद्धि हुई है 15.37% की। राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे हम खनन क्षेत्र का देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर खनन क्षेत्र का क्या योगदान है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, खनन क्षेत्र यानी कि जो भी माइनिंग वाला एरियाज है उसकी बात हो गई। अगर हम खनन क्षेत्र का योगदान देखें कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, राज्य सकल मूल्य संवर्धन के अंदर कितना योगदान है खनन क्षेत्र का। अगर हम प्रचलित मूल्यों पे योगदान देखें, यानी कि वर्तमान में कितना योगदान है, तो ये है 2.78%। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का इतना योगदान है। कितना योगदान है, 2.78% का योगदान है खनन क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर हम वृद्धि की बात करें कि राजस्थान के खनन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 2 तरीके से वृद्धि होगी। एक तो प्रचलित कीमतों पे, यानी कि जो वर्तमान में जो कीमत है उनकी पिछले साल की तुलना में,
यानी 21-22 की कीमतों में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, और दूसरा हम देखेंगे कि स्थिर कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा याद करते हैं, एक तो आपको याद करना है प्रचलित कीमत पे, यानी कि प्रचलित कीमत पे, यानी कि 21-22 में, क्योंकि हम 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देख रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है। तो 21-22 में 20-21 की तुलना में, और दूसरा देखना है, हमें याद करना है स्थिर कीमत पे, यानी कि 2011-12 इसके अंदर बेस ईयर। तो 2011-12 की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हुई है, और इस प्रचलित कीमतों में कितनी वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो अगर हम खनन क्षेत्र की बात करें, तो अगर इसका योगदान देखें अर्थव्यवस्था में, तो ये है 2.78% का खनन क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान है। अगर इसमें देखें कि प्रचलित कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है खनन क्षेत्र में राजस्थान के अंदर, तो प्रचलित कीमतें यानी कि 21-22 की हम बात कर रहे हैं 2021-22 में, 2021-22 में पिछले साल की तुलना में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे 2020-21 की तुलना में 21-22 के अंदर खनन क्षेत्र में राजस्थान के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 11.26% की वृद्धि हुई है। अगर हम खनन क्षेत्र के अंदर स्थिर कीमतों में वृद्धि की बात करें, तो स्थिर कीमत यानी कि 11-12 की तुलना में, तो इसमें वृद्धि हुई है 8.15% की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रचलित कीमत में वृद्धि का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा है, और स्थिर कीमत के अंदर वृद्धि का जो प्रतिशत है ये कम है। तो हमेशा ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, प्रचलित कीमत में प्रतिशत जो है वृद्धि का वो ज़्यादा मिलेगा, और स्थिर कीमत पे कम मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो इसका योगदान है 10.06%। तो हम देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसका अच्छा खासा रोल रहता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर। कितना है 10.6%, 10.06%। तो काफ़ी बड़ा रोल है मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। अगर हम प्रचलित कीमत पे देखें कि राजस्थान के विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि 21-22 में प्रचलित कीमत, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2021-22 में, पिछले साल की तुलना में, यानी 20-21 की तुलना में 21-22 में राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यह है 40.77% की वृद्धि हुई है। तो विनिर्माण क्षेत्र के अंदर राजस्थान जो है वो काफ़ी प्रगति कर रहा है। देख लो पिछले साल की तुलना में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष की तुलना में, 20-21 की तुलना में 40.77% की जो वृद्धि है ये हुई है विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। अगर हम स्थिर कीमत की तुलना में देखें कि 11-12 की तुलना में अगर देखें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये है 23.75%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि निर्माण क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसके अंदर राजस्थान में कितनी कमी आई है या फिर वृद्धि हुई है, उसको देखते हैं। अगर हम बात करें कि निर्माण क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो योगदान है 8.68% का। तो इसका भी काफ़ी अच्छा खासा योगदान है निर्माण क्षेत्र का भी। अगर हम देखें कि निर्माण क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो इसके अंदर भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है ये राजस्थान के अंदर पूरा वृद्धि कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पहले से काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर हम प्रचलित कीमत पे बात करें, यानी कि 21-22 की अगर हम बात करें, तो पिछले साल की तुलना में, यानी 20-21 की तुलना में 21-22 के अंदर निर्माण क्षेत्र के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये है 35.19%। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 35.19% की निर्माण क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है। यह है प्रचलित कीमतों पे वृद्धि, यानी कि 21-22 के अंदर 20-21 की तुलना में। और अगर हम स्थिर कीमत की बात करें कि स्थिर कीमतों पे, यानी 2011-12 की तुलना में निर्माण क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 7.87% की वृद्धि हुई है।
देखो, इससे हम क्या कह सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट के अंदर यानी पिछले 2-3 सालों के अंदर निर्माण क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है पीछे की तुलना में। पहले की तुलना में लास्ट के जो 2-3 ईयर हैं उनमें निर्माण क्षेत्र के अंदर काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हमने मुख्य देखे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर, खनन क्षेत्र के अंदर, निर्माण क्षेत्र के अंदर, और बाकी जो भी क्षेत्र बच जाते हैं वो सारे के सारे अन्य क्षेत्र में शामिल कर लिए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर विद्युत आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जल आ गया, और अन्य जो भी उपचारात्मक सेवाएं हैं, बाकी सारी जो छोटी मोटी सेवाएं बच जाती हैं ये सारी की सारी अन्य क्षेत्र में शामिल कर लिए जाते हैं। अगर हम इनका योगदान देखें जो भी बचता है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र, गैस, जल और जो भी उपचारात्मक सेवाएं हैं, इनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो इनका योगदान है 3.15%। तो यानी इन सब का मिला के भी इतना योगदान नहीं है जितना कि हमने देखा था विनिर्माण क्षेत्र का, निर्माण क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का। इनका योगदान है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो काफी ज्यादा योगदान है। इसीलिए ये जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो योगदान है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा खासा योगदान है। और बाकी सारी चीजें बचती हैं, उनका देख लो, सबका मिला के 3.15% ही योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। अगर हम प्रचलित कीमतों पे वृद्धि की बात करें कि इन सारे सेक्टर के अंदर प्रचलित कीमत पे यानी 2021-22 में 20-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 12.78% की वृद्धि हुई है। यानी कमी किसी के अंदर नहीं हुई, कमी किसी भी सेक्टर में नहीं हुई, पूरे सारे के सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हुई है, किसी भी सेक्टर के अंदर कमी नहीं आई है। तो यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो रही है। अगर स्थिर कीमत की तुलना में देखें यानी 2011-12 की तुलना में हम देखें तो इसमें भी क्या हुई है 6.81% की वृद्धि हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया कि राजस्थान के जो मुख्य सेक्टर थे यानी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, प्रचलित कीमतों पे उनमें कितनी वृद्धि हुई है, स्थिर कीमतों में उनमें कितनी वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान जो है वो किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे आगे रहने वाला, आगे की टॉप पोजीशंस पे रहने वाला राज्य है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें यानी कि क्रूड ऑयल या फिर कच्चे तेल के उत्पादन में अगर हम देखें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान जो है वो पूरे देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राजस्थान की पोजीशन कौन सी है? तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान जो है पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कच्चे तेल का? तो कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है राजस्थान। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरे भारत के अंदर जो कच्चा तेल का उत्पादन होता है, जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, उसमें राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कितना होता है ये हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है यानी जितना भी उत्पादन होता है उसका 20% जो उत्पादन है ये होता है राजस्थान के अंदर। अगर स्थिति की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए तो पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है उसका 20% जो उत्पादन है ये राजस्थान के अंदर होता है कच्चे तेल का। तो राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में क्या हो गया? अग्रणी राज्य हो गया, यानी आगे रहने वाला राज्य है। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रमुख खनिज की बात करते हैं कि राजस्थान की क्या स्थिति है। अगर हम बात करें कि जो खनन किए हुए खनिज हैं तो राजस्थान के अंदर ऐसे कितने खनिज हैं जो जिनका की खनन हो चुका है? तो 57 ऐसे खनिज हैं राजस्थान के अंदर जिनका की खनन हो चुका है। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखे हुए हैं, तो वहां से सीधा सीधा प्रश्न उठा लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर खनन किए गए खनिजों की संख्या कितनी है? तो ये है 57 खनन किए गए खनिजों की संख्या है। अगर हम बात करें कि प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जिनके लिए पट्टे जारी हुए हैं, तो कितने खनिजों के लिए जो पट्टे हैं वो जारी हो चुके हैं। तो अगर हम खनन पट्टों की संख्या की बात करें तो कितने पट्टे जारी हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 174। तो ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, 174 यानी 174 खनन पट्टों की जो संख्या है ये जारी हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें कि राजस्थान जो है वो एकमात्र उत्पादक किन किन चीजों में राजस्थान
या तो एकमात्र उत्पादक है या फिर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कौन कौन से उत्पादक हैं जिनके अंदर राजस्थान जो है या तो एकमात्र उत्पादक है यानी केवल राजस्थान में उनका उत्पादन होता है, या फिर राजस्थान है उनमें अग्रणी राज्य है यानी कि आगे रहता है उनके उत्पादन के अंदर। अगर हम सीसा और जस्ता अयस्क की बात करें तो राजस्थान जो है इनमें अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के अंदर ये सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, राजस्थान के अंदर ये ज्यादा संख्या में उत्पादित किए जाते हैं। सेलेनाइट हो गया, वोल्स्टेनाइट, तो वोल्स्टेनाइट में तो राजस्थान है वो एकमात्र उत्पादक राज्य है। सिल्वर हो गया, कैलेसाइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, इन सब चीजों के अंदर राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान निम्न में से किसमें अग्रणी राज्य है या फिर केवल एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो सीसा जस्ता अयस्क में राजस्थान अग्रणी राज्य है, सेलेनाइट, वोल्स्टेनाइट इनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, सिल्वर, कैलेसाइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान किसमें अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगर हम निर्यात क्षेत्र की बात करें, अगर हम निर्यात सेक्टर की बात करें कि राजस्थान में निर्यात की क्या स्थिति है, यानी राजस्थान के अंदर एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है। निर्यात का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ से चीजें बाहर जाना, अपने यहाँ से चीजों का निर्माण करके उनको दूसरी जगह पे बेचना, यानी दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में उनका निर्यात करना। तो अगर निर्यात की राजस्थान में क्या स्थिति है, तो अगर हम बात करें कि 2021 के अंदर कुल निर्यात कितना था, 2021 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना था, 52,764.31 करोड़ का राजस्थान ने 2020-21 के अंदर कुल निर्यात किया है। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि 2020-21 के अंदर राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा था। तो यह है 52,764.31 करोड़ का राजस्थान ने 2020-21 के अंदर कुल निर्यात किया था। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो नीति आयोग है ये एक सूचकांक निकालता है, निर्यात तैयारी सूचकांक। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, यानी जो कि चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड स्टेट हैं, यानी जिनके चारों तरफ लैंड वाला जो क्षेत्र है, ऐसे जो राज्य हैं उनकी श्रेणी में अगर हम देखें तो राजस्थान जो है वो टॉप पे आता है। लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी के अंदर राजस्थान क्या है, राजस्थान जो है वो टॉप पे आता है। तो ये नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, यानी एक सूचकांक जारी करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक। इसके अंदर अगर लैंड लॉक्ड स्टेट श्रेणी के अगर हम देखें तो राजस्थान जो है, राजस्थान इसमें शीर्ष पे आता है निर्यात के मामले में। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा निर्यातित होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, कि जिनका निर्यात राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, अपने यहाँ से राजस्थान से दूसरी जगह पे जिनको की ज्यादा भेजा जाता है, तो वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिनका कि राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो वो 5 अगर हम सबसे ज्यादा निर्यातित वस्तुएं अगर देखें, 2020-21 का डेटा है ये, 2020-21 के अंदर 5 सबसे ज्यादा निर्यातित वस्तुएं कौन सी हैं जिनका कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा निर्यात किया है। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आती हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं, यानी जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं इनका राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात के मामले के अंदर राजस्थान जो है वो आता है 1 नंबर पे, पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात किसका करता है, इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, और कितना करता है, ये है 14.75%। तो 14.75% का निर्यात करता है राजस्थान इंजीनियरिंग गुड्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी कौन सी है, यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स, और इसका कितना प्रतिशत निर्यात करता है राजस्थान। कौन कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिनका राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो पहले नंबर पे आती है इंजीनियरिंग गुड्स, यानी कि जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। कितना करता है, तो 14.75% करता है। दूसरे नंबर पे करता है हस्तकला, यानी जो भी हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं, हाथ से बनी हुई जो चीजें होती हैं, उनका भी राजस्थान है वो सर्वाधिक निर्यात करता है। कितना करता है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो ये करता है 11, लगभग 11.76%।
राजस्थान जो है वो हस्तकला वाली जो वस्तुएं होती हैं, यानी हस्तकला यानी हाथ से निर्मित वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं होती हैं इनका निर्यात करता है। धातु यानी कि मेटल का, तो मेटल का राजस्थान कितना निर्यात करता है, ये करता है 11.01%। कपड़े का, तो कपड़े का भी राजस्थान अच्छा खासा निर्यात करता है 10.86%, लगभग 10.86% जो निर्यात है वो राजस्थान कपड़े का करता है। रासायनिक और संबंध यानी कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का, केमिकल और फर्टिलाइजर, रासायनिक और संबंध राजस्थान कितना निर्यात करता है, तो इसका करता है 9.51%। तो ये 5 वस्तुएं हैं जिनका कि राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। अगर हम बात करें कि ये जो 5 वस्तुएं हैं ये कुल मिला के 50% से भी ज्यादा राजस्थान में इनका निर्यात होता है, यानी कि राजस्थान में जितना भी निर्यात होता है उसमें 50% से भी ज्यादा योगदान किसका रहता है, इन 5 वस्तुओं का रहता है। ये जो हम 5 वस्तुएं अभी देखे हैं, तो इन 5 वस्तुओं का जो योगदान है निर्यात में, राजस्थान के निर्यात में, इन 5 वस्तुओं का जो योगदान है वो 50% से भी ज्यादा रहता है। और बाकी सारी वस्तुएं जितनी भी बच जाती हैं वो सारी मिला के 50% से भी कम योगदान रहता है। तो इसलिए ये 5 वस्तुएं आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी हैं जिनका कि राजस्थान के निर्यात में 50% से भी ज्यादा योगदान रहता है। तो राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन भी चलाया जा रहा है, मिशन निर्यातक बनो। ये मिशन कब से चलाया गया है, तो इसको चलाया गया था 29 जुलाई 2021 से मिशन निर्यातक बनो चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देना। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, कैसे कि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए ये जो मिशन है ये चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 29 जुलाई 2021 से ये मिशन जो है ये चल रहा है। इसका क्या लक्ष्य रखा गया है कि 22,731 नए निर्यातक बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इस मिशन के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है कि 22,731 जो नए निर्यातक हैं वो बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिशन निर्यातक बनो जो है इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी, तो 29 जुलाई 2021 से राजस्थान के अंदर जो ये मिशन है ये चलाया जा रहा है। उद्देश्य राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देना, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उसके लिए प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना, कैसे निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा जो है इसका उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, योजनाएं भी चल रही हैं। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। ये योजना कब से चल रही है, तो ये योजना चल रही है 2019 से। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो निर्यात से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी मिशन है, उनका क्या उद्देश्य होगा कि राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देना, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि कैसे निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि ये जो पुरस्कार है ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 15 श्रेणियों के अंदर। ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है 15 कैटेगरी के अंदर। 15 कैटेगरी के अंदर 32 जो पुरस्कार हैं वो इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और एक इसमें दिया जाता है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड जो है, एक ये वाला जो पुरस्कार है ये इसके अंदर दिया जाता है। तो इसमें टोटल कितने हो गए, इसके अंदर टोटल 33 जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। तो 32 पुरस्कार हैं ये तो दिए जाते हैं 15 श्रेणी के अंदर, और एक दिया जाता है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। तो कुल इसके अंदर 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना है कब शुरू हुई थी, तो 2019 से ये योजना है ये शुरू हुई थी। कितनी श्रेणियों में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो कुल इसमें 33 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से एक दिया जाता है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, और बाकी 15 श्रेणियों के अंदर 32 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सा कार्यक्रम है, निर्यात प्रोत्साहन, यानी कि निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे निर्यात किया जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर दस्तावेज लगते हैं, कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है।
तो इन सारी चीजों के लिए प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम है, यानी इसके लिए पूरा ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम है, ये चलाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2012 से ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष यानी हर साल राज्य से 6-7 जिलों का चयन किया जाता है। उन 6-7 जिलों के अंदर 2 दिवस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, यानी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता है। तो ये काम हर साल होता है। 6 से 7 जिलों का चयन किया जाता है। उन 6-7 जिलों के अंदर 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके अंदर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कैसे निर्यात किया जा सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, वो समझाई जाती है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और इस कार्यक्रम में क्या होता है, प्रत्येक जो जिला उद्योग केंद्र है वहाँ पे 35 से 40 जो निर्यातक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और राजस्थान के अंदर क्या किया गया है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए, तथा कैसे निर्यात को आसान बनाया जा सकता है, तो इन सब चीजों के लिए एक परिषद यानी कि एक काउंसिल का गठन किया गया है। क्या नाम है इस काउंसिल का? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। इसको REPC भी बोला जाता है। तो कई जगह आपको ये केवल REPC के नाम से मिलेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, फुल फॉर्म क्या है इसकी? R से हो गया राजस्थान, E से एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, P से क्या हो गया? प्रमोशन, प्रमोशन यानी प्रमोट करना, संवर्धन करना, उसको प्रमोट करना, निर्यात को प्रमोट करना। और काउंसिल, C से हो गई काउंसिल यानी कि परिषद। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, इसका गठन किया गया है। क्यों किया गया है? कि लोगों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाए, निर्यात के अंदर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए, ताकि निर्यात को आसान बनाया जा सके। तो इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। इस परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 2019 को इस परिषद का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है इस परिषद या काउंसिल को गठन करने का? तो इसका उद्देश्य यही है, निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे आसान बनाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो निर्यात करें। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए ये जो निर्यात संवर्धन परिषद है इसका गठन किया गया था। ये हमने राजस्थान में निर्यात से संबंधित जो भी योजनाएं कार्यक्रम चल रहे थे, कैसे निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका कि राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा MSME सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। MSME, MSME का क्या मतलब हुआ? MSME, M का मतलब माइक्रो, माइक्रो क्या यानी सूक्ष्म, तो ये क्या हो गया? सूक्ष्म। S का मतलब स्मॉल यानी कि लघु, स्मॉल यानी लघु। एंड मीडियम, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME का मतलब क्या हो गया? आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम, मध्यम जो उद्यम है यानी कि जो व्यापार हैं। तो MSME का क्या मतलब होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी सूक्ष्म लघु और जो मध्यम प्रकार के जो उद्यम यानी कि जो व्यापार होते हैं वो आते हैं MSME सेक्टर के अंदर। अगर हम 2021-22 की बात करें कि MSME सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की क्या स्थिति है, अगर हम देखें कि 2021-22 में जो MSME सेक्टर है यानी कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज वाला सेक्टर है, जिसमें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रकार के उद्योग होते हैं, इसके अंदर कितने जो औद्योगिक इकाई हैं, कितने उद्योग इसके अंदर रजिस्टर हुए हैं 2021-22 में, तो इसमें टोटल 2,02,947 जो उद्योग हैं यानी कि जो उद्योग हैं ये इसके अंदर रजिस्टर हुए हैं 2021-22 के अंदर MSME सेक्टर के अंदर। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 2021-22 के अंदर जो MSME सेक्टर है उसमें कितने उद्योग हैं वो रजिस्टर हुए हैं, तो कितने उद्योग पंजीकृत या फिर रजिस्टर हुए हैं, तो ये हुए 2,02,947 जो उद्योग है ये MSME सेक्टर के अंदर 2021-22 में पंजीकृत हुए या फिर हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर हुए हैं। इतने उद्योगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम व्यक्तियों की बात करें कि 2021-22 के अंदर जो MSME सेक्टर है इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला,
तो ये मिला है 11,28,082 जो व्यक्ति हैं। इन इतने व्यक्तियों को 2021-22 के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है इसके अंदर इसके तहत रोजगार मिला है। तो पहले एमएसएमई की जो परिभाषा है वो अलग हुआ करती थी, यानी कि कितनी लिमिट तक का उद्योग है वो माइक्रो के अंदर आएगा, कितनी लिमिट तक का उद्योग है वो स्मॉल में आएगा, और कितनी लिमिट का उद्योग है वो मीडियम के अंदर आएगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 को एमएसएमई की जो परिभाषा है ये चेंज कर दी गई थी, यानी इसकी परिभाषा को थोड़ा बदलाव कर दिया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई के अंदर माइक्रो के अंदर कौन सा उद्योग आएगा, स्मॉल के अंदर कौन सा उद्योग आएगा, और मीडियम के अंदर कौन सा उद्योग शामिल है। तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे भी ये सेलेक्टेड मैटर है, ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी चीजें हैं सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नई परिभाषा की बात करें जो कि 1 जुलाई 2020 को आई थी, जो भी एमएसएमई सेक्टर है उसकी, तो अब अगर हम देखें कि इसके अंदर जो माइक्रो इंडस्ट्री है, यानी जो माइक्रो उद्योग हैं, वो कौन सा उद्योग है जो कि माइक्रो उद्योग में शामिल होगा, यानी सूक्ष्म उद्योग के अंदर शामिल होगा। अगर हम एक पूरे साल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो होना चाहिए 1 करोड़ का, या फिर पूरे साल के अंदर 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। या तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो या फिर 5 करोड़ का टर्नओवर हो। अगर किसी बिजनेस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या फिर उसका 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो वो वाला जो उद्योग है वो शामिल होगा सूक्ष्म उद्योग के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लघु उद्योग की बात करें, यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसकी अगर हम बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट 1 से लेके 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर 5 से लेके 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो रहा है, तो इस प्रकार का उद्योग शामिल होगा लघु उद्योग के अंदर, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो किस में होगा, माइक्रो के अंदर, यानी कि सूक्ष्म उद्योग में। या फिर 5 करोड़ का टर्नओवर है तो वो किस में शामिल होगा, माइक्रो के अंदर। और अगर 10 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तो वो शामिल होगा मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग के अंदर। या फिर अगर टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, तो इस प्रकार का उद्योग किसमें शामिल होगा, ये होगा मध्यम उद्योग के अंदर। आपको एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि अगर 5 से 50 करोड़ का टर्नओवर है किसी भी बिजनेस का, तो वो किस प्रकार के उद्योग में शामिल होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये होगा लघु उद्योग के अंदर शामिल। ठीक है स्टूडेंट, तो अलग अलग ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट अलग ध्यान रखना है, टर्नओवर भी ध्यान रखना है कि अगर 10 से लेके 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या फिर 50 से लेके 250 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है किसी भी बिजनेस के अंदर, तो इस प्रकार का जो बिजनेस है वो आएगा मीडियम बिजनेस के अंदर, यानी कि मीडियम प्रकार के उद्यम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने जो भी नई परिभाषा थी एमएसएमई सेक्टर की वो देख लिए, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर जो भी है, इसके अंदर जो भी उद्योग हैं उनको आसान बनाने के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो एमएसएमई जो उद्योग हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि लोगों को इसके रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो अभी ऑनलाइन खुद से भी रजिस्टर करवा सकते हैं वो अपने उद्योग को। तो इसके लिए सरकार ने एक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था। कब किया था, ये किया था 1 जुलाई 2020 को। नया पोर्टल जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल है ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके लिए, जो भी एमएसएमई में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है एमएसएमई उद्योग के अंदर, तो उसके लिए ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो ऑनलाइन जाके भी आप अपने उद्योग को रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये लोगों की सुविधा के लिए किया गया था, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्टर करवाएं। तो जो एमएसएमई प्रकार के उद्योग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो एक चल रही है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, MLUPY। M से मुख्यमंत्री, L से लघु, U से उद्योग, P से प्रोत्साहन और Y से योजना। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी लघु उद्योग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? 13 सितंबर 2019 से ये जो योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये चल रही है। इस योजना के तहत क्या किया जाता है? तो इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ तक का जो ऋण है ये उपलब्ध करवाया जाता है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके अंतर्गत 10 करोड़ तक का जो ऋण है ये उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज पर 8% का जो अनुदान है वो दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है अगर 25 लाख तक का ऋण ले रहे हैं तो कितना अनुदान दिया जाएगा? ब्याज का 8% जो अनुदान है ये दिया जाएगा। और अगर इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो जो भी ब्याज है उस पे 6% का जो अनुदान है, तो ब्याज पे 6% का जो अनुदान है वो इसके अंतर्गत मिलता है। और अगर 10 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तब ब्याज पे मिलता है 5% का अनुदान। कितना मिलता है? 5% का अनुदान मिलता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है इसके अंदर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम यानी अधिकतम 10 करोड़ तक का ऋण इसके अंदर ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो ब्याज पे मिलता है 8% का अनुदान। और अगर इसके अंदर 5 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो मिलता है 6% का अनुदान ब्याज पे। और अगर इसके अंदर 10 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो ब्याज पे 5% का अनुदान मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना लोन लेने पे कितना अनुदान मिलता है ब्याज पे। ठीक है स्टूडेंट, ये जो एमएसएमई सेक्टर है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रकार का उद्यम, इसको बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई अधिनियम जो है ये भी राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया था। तो क्या है अधिनियम? राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम अधिनियम यानी राजस्थान एमएसएमई अधिनियम इसको हम बोल सकते हैं। तो ये अधिनियम कब लाया गया था? ये लाया गया था 17 जुलाई 2019 को। ये जो अधिनियम है ये लाया गया है। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है? इसमें एक तो वेब पोर्टल जो है ये शुरू किया गया। वेब पोर्टल के माध्यम से अपन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इससे कि आवेदन प्रक्रिया जो है ये आसान हो गई। तो आवेदन करने के बाद एक आपको पावती जो प्रमाण पत्र है ये आवेदक को जारी कर दिया जाता है। तो पावती प्रमाण पत्र मिलने के बाद 3 साल तक जो आवेदक है वो सभी प्रकार के जो कानून है उनसे मुक्त हो जाता है, यानी उसका कोई निरीक्षण नहीं होगा। 3 साल तक उसे किसी भी अधिकारी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। तो इस अधिनियम के अंदर क्या प्रावधान है? अगर जो आवेदक है वो वेब पोर्टल के माध्यम से अगर आवेदन कर देता है तो उसे एक पावती प्रमाण पत्र जो है वो जारी होता है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 3 साल तक उसका किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं होता, यानी कोई भी अधिकारी उसके यहाँ पे जांच के लिए, किसी भी प्रकार की जांच के लिए नहीं जाता। तो एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो अधिनियम है ये लाया गया था। ये हमने देख लिया कि राजस्थान में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके अंदर 21-22 में स्थिर मूल्यों पे कितनी वृद्धि हुई है? 15.37% की वृद्धि हुई है। अगर हम संख्या में बात करें कि कितनी वृद्धि हुई है तो ये है 1.77 यानी 1.77 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। हमने प्रतिशत में देखा था तो प्रतिशत में हुई है 15.37% की वृद्धि। राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी 21-22 में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अगर आपसे प्रतिशत पूछे तो 15.37% की वृद्धि हुई है। और अगर आपसे संख्या में पूछा जाए कि कितनी वृद्धि हुई है तो ये है 1.77 यानी कि 1.77 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। राजस्थान का जो भी औद्योगिक क्षेत्र है इसके अंदर 21-22 में 2011-12 की तुलना में, देखो स्थिर मूल्यों पे बात कर रहा है ये। स्थिर मूल्य यानी कि बेस ईयर क्या होगा, आधार वर्ष क्या होगा? 2011-12। अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो किसकी तुलना में वृद्धि हुई है? 2011-12 की तुलना में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 15.37% की। कितनी अगर संख्या में बात करें तो 1.77 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर राजस्थान में 2011-12 की तुलना में। अगर हम प्रचलित मूल्यों पे देखें कि कितनी वृद्धि हुई है तो प्रचलित मूल्य यानी कि 21-22 में पिछले साल यानी 20-21 की तुलना में वृद्धि हुई है 24.67% की वृद्धि। और अगर हम संख्या में बात करें
तो 2.75 लाख करोड़ रुपए की जो वृद्धि है ये हुई है राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में 21-22 के अंदर 20-21 की तुलना में। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमत पे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, प्रचलित कीमत पे कितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत के अंदर और संख्या में। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, कौन कौन से उद्योग हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए मजबूत आधार हैं, तो इसके अंदर मुख्यतः हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं या व्यापार हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर किए जाते हैं। रत्न और आभूषण से संबंधित जो भी व्यापार होता है, हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट चीजों का जो व्यापार होता है, इसके अंदर आता है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, एमएसएमई सेक्टर के अंदर, एमएसएमई कैटेगरी के अंदर। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी व्यापार होता है, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्रों से संबंधित, चमड़े से संबंधित और आयामी पत्थरों से संबंधित जो भी व्यापार होता है, ये आता है एमएसएमई, यानी कि जो लघु सूक्ष्म और मध्यम प्रकार के उद्योग हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार के जो उद्योग हैं ये शामिल होते हैं। तो ये हमने देखा था कि राजस्थान सरकार जो है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और क्या कर रही है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास कर रही है, यानी कि निर्यात यानी एक्सपोर्ट, संवर्धन, प्रमोशन यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है। तो क्या क्या कर रही है, एक तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काउंसिल बनाई गई है, और क्या बनाया गया है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीजें की जा रही है राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम देखें कि राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र हैं, सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग केंद्र हैं या कितने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र हैं। तो आपको संख्या ध्यान रखनी है, राजस्थान के अंदर हैं 36 जिला उद्योग केंद्र एवं वाणिज्य केंद्र हैं, और अगर उपकेंद्र पूछा जाए तो ये हैं 8 उपकेंद्र हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सरकार के द्वारा उद्योगों के उत्पादन से संबंधित यानी किस राज्य में कितना उद्योगों के अंदर उत्पादन हुआ है, तो इससे संबंधित एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसको बोला जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। नाम से ही पता चल रहा है जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें जो उत्पादन हुआ है उसका सूचकांक, यानी कहाँ पे कितना उत्पादन हुआ है, कौन सा राज्य उत्पादन में आगे है, कौन सा पीछे है, किसके अंदर कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आईआईपी के नाम से। ये आता है आईआईपी के नाम से आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, औद्योगिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी होता है उससे संबंधित एक इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक को जारी करने के लिए आधार वर्ष क्या लिया जाता है, यानी किसकी तुलना में जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। तो ये जारी किए जाते हैं 2011-12 की तुलना में। तो इसके अंदर जो भी देखा जाता है कि वृद्धि या कमी हुई है, किसको आधार मान के देखा जाता है, 2011-12 को आधार मान के इसमें देखा जाता है कि वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है औद्योगिक उत्पादन के अंदर। ये जो सूचकांक है ये मासिक आधार पे यानी मंथली बेसिस पे जारी किया जाता है, यानी प्रत्येक महीने इस प्रकार का जो सूचकांक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये जारी किया जाता है। इसके अंदर मुख्यतः 3 सेक्टर शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, तो एक तो इसमें आता है विनिर्माण सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इसमें शामिल होता है। दूसरा है खनन क्षेत्र, यानी कि जो माइनिंग क्षेत्र है ये इसमें शामिल होता है। और तीसरा है विद्युत क्षेत्र, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मुख्यतः 3 सेक्टर जो हैं जो कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालने में शामिल किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं विनिर्माण सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खनन सेक्टर यानी कि माइनिंग वाला क्षेत्र, और विद्युत सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला क्षेत्र। तो ये आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं कि आईआईपी जो इंडेक्स है, आईआईपी जो इंडेक्स है इसको जारी करने के लिए कौन कौन से सेक्टर के जो उत्पादन है वो देखा जाता है। तो एक तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन देखा जाता है,
एक इसमें खनन क्षेत्र का उत्पादन देखा जाता है और एक इसमें विद्युत क्षेत्र का जो उत्पादन है वो देखा जाता है। इन 3 क्षेत्रों के उत्पादन के आधार पे ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो क्या रहा राजस्थान का, अगर हम देखें कि 17-18 से लेके 18-19 तक तो राजस्थान का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है यानी राजस्थान के अंदर उद्योगों का जो उत्पादन है वो बढ़ा था। कब? 17-18 से लेके 18-19 तक का जो टाइम था इसके अंदर तो राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ा था। लेकिन 19-20 से लेके 20-21 के अंदर राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है यानी उद्योगों से जो उत्पादन है मुख्यतः इन 3 सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में, इन तीनों में औद्योगिक जो उत्पादन है ये कम हुआ था यानी घटा था। तो ये कौन सा टाइम था? ये था कोरोना वाला जो टाइम है। तो कोरोना काल के अंदर औद्योगिक जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर ये क्या हुआ था? कम हुआ था। उससे पहले उत्पादन बढ़ा था। नॉर्मली तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कोरोना काल के अंदर ये जो उत्पादन है ये कम हुआ था। वापिस अगर हम बात करें 21-22 में तो फिर से औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन है वो वापिस इसमें 21-22 के टाइम पे बढ़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगर आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाए कि क्या पिछले 5 सालों में राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है यानी औद्योगिक उत्पादन जो है राजस्थान का वो लगातार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट होगा। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो उसमें लगातार बढ़ नहीं रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर बीच में कम हुआ फिर वापिस से बढ़ा है। इसलिए आपसे स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि क्या राजस्थान का जो औद्योगिक उत्पादन है ये पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल गलत है, नहीं बढ़ रहा। पहले बढ़ रहा था फिर बीच में कम हो गया था कोरोना काल में, अब वापिस ये बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम राजस्थान की बात करें कि 21-22 में जो सामान्य सूचकांक है राजस्थान का वो क्या रहा है, तो ये है 131.33। ये सूचकांक रहा है औद्योगिक उत्पादन का 21-22 के अंदर राजस्थान में। भारत के अंदर 8 मुख्य जो उद्योग हैं यानी कि जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो उद्योग क्षेत्र के अंदर शामिल हैं। तो कौन कौन से 8 मुख्य उद्योग हैं जो कि उद्योग क्षेत्र में आते हैं, तो इनको कोर इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी कि 8 जो मुख्य उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है वो मुख्य उद्योग नहीं है, केवल नाम पे ही प्रश्न बन जाता है, इसमें से कौन सा है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो कौन कौन सी ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं यानी कि मुख्य उद्योग हैं, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। पहला है विद्युत क्षेत्र, जिसका कि औद्योगिक उत्पादन में इसको शामिल किया जाता है। दूसरा है स्टील सेक्टर। तीसरा है रिफाइनरी उत्पाद यानी कि रिफाइनरी प्रोडक्शन। चौथा है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के उत्पादन में हमने देखा था राजस्थान दूसरा सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादक है। पांचवा आता है कोयले का उत्पादन। तो कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और उर्वरक उद्योग। तो ये 8 मुख्य उद्योग हैं जो कि भारत में है यानी राजस्थान में भी हैं। कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं 8, ये आपको नाम ध्यान रखना है। विद्युत उद्योग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उद्योग, स्टील उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद उद्योग यानी कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल कच्चा तेल उद्योग, कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग और उर्वरक। तो इन 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है, कई बार ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आज उद्योग के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं जो कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फैक्ट हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे जो फैक्ट हैं जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं सारे के सारे फैक्ट हैं वो अपडेटेड हैं। जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है सारे फैक्ट उसके अनुसार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो सिया मैम के नाम से आप चैनल को सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।